हेलो एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन इंस्टीट्यूट। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था दैट इज अवर एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसके अंदर हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया है, बेस के बारे में पढ़ लिया है, इंडिकेटर्स के बारे में देख लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने चैप्टर के अकॉर्डिंग कवर कर लिए हैं। आज अपन बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर आगे, और जो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है दैट इज अवर पीएच स्केल। पीएच स्केल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है चलिए मैं समझाता हूं। हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर देखा, यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर हमने इस चीज को पहचान लिया कि किस तरीके से सॉल्यूशन को हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन हमारा बेसिक है और कौन सा सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, तो तीनों तरीके के हमको इंडिकेशन मिल जाते हैं। अब कौन सा सॉल्यूशन हमारा कितना एसिडिक है वो पर्टिकुलर क्वांटिटी हमको निकालनी है, या कौन सा सॉल्यूशन हमारा कितना ज्यादा बेसिक है, कम बेसिक है या ज्यादा बेसिक है, ये तो हमको पता चल ही जाता था विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। लेकिन विद द हेल्प ऑफ पीएच वैल्यू हमको इस चीज का पता लग जाता था कि एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन है वो कितना बेसिक है और कितना एसिडिक नेचर का है। मतलब हमको एक क्वांटिटी पता चल जाती थी सॉल्यूशन के बारे में कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, किस तरीके से हम इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को निकालने के लिए या उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को निकालने के लिए हम हेल्प लेते हैं दैट इज अवर पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल को समझते हैं हम कि किस तरीके से पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट किया जाता है और किस तरीके से जो हमारे पास स्केल है हम उसको काम में लेते हैं टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। वी यूजुअली डिस्क्राइब द एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और अल्कलाइन ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द हाइड्रोजन आयन, इन टर्म्स ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। किसकी टर्म में हम अपने सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर को शो करते हैं? किसकी टर्म में करते हैं? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में करते हैं। किस तरीके से करते हैं? अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम बोलते हैं ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा एसिडिक नेचर का है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है तो हम क्या बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा बेसिक नेचर का है। और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन दोनों बराबर है तो हम क्या बोलते हैं? ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल नेचर का है। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर हमको हमारे सॉल्यूशन की एसिडिक, बेसिक नेचर और न्यूट्रल नेचर पता करना है तो हम उसको जो एक तरीके से रिलेट करते हैं या एक तरीके से हम उसको मेजर करते हैं वो हम करते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेसिस पर। ठीक है, तो इसी बेसिस पर हमने क्या किया? हमारी पीएच स्केल को बनाया। किसने बनाया? सोरेनसन ने बनाया। ठीक है, कब बनाया? 1909 में बनाया। दैट इज इन 1909 सोरेनसन डेवलप अ स्केल नोन एज द pH scale on which the acidic nature as well as the basic nature of the solution can be expressed। ठीक है, तो सोरेनसन ने जो हमको pH स्केल दी थी उसकी हेल्प से हम जो सॉल्यूशन है उसका एसिडिक नेचर एज वेल एज उसका बेसिक नेचर हम बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते थे। ठीक है, किस तरीके से डिटरमाइन करते थे उसके लिए कुछ उसने फॉर्मुलेस दिए थे और हमको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू या पर्टिकुलर टर्म समझाई थी। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद समझते हैं। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, यहां पे देखिए और उसने क्या बोला? किसी भी पीएच सॉल्यूशन का किस तरीके से निकालेंगे? हम क्या करेंगे? लॉग लेंगे। किसका लॉग लेंगे? 1/H+ आयन का। ठीक है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द H+ आयन का क्या देंगे? अपन लॉग लेंगे। अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के थ्रू हम बहुत इजीली हम सॉल्यूशन के pH को कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, फॉर एग्जांपल अगर H+ की वैल्यू हमारी 10⁻⁻x आ रही है तो हमारे जो सॉल्यूशन का pH होगा
वो क्या होगा, pH इज इक्वल टू x। जो ऊपर x माइनस में लिखा हुआ है वही हमारे सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब पर्टिकुलर हमको एक नंबर मिल जाएगा। फिर उस नंबर को का हम क्या करेंगे, फिर उस नंबर को हम हमारी पीएच स्केल जो कि सोरेनसन ने दी थी उससे क्या करेंगे, मैच करेंगे, और भी बहुत ही इजीली हमको हमारे सॉल्यूशन का पीएच पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा काम है पीएच निकालने के लिए वो एक नंबर निकालने वाला काम है। अगर हमारे पास नंबर निकल जाता है तो बहुत इजीली उस नंबर को हम इस पर्टिकुलर स्केल से कंपेयर करेंगे और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि मेरा H+ का अगर कंसंट्रेशन कितना है, 10 की पावर -3 m है। ठीक है, दैट इज मोल्स पर लीटर है। तो मेरा पीएच क्या हो जाएगा, -3 यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका पीएच हो गया दैट इज 3। ठीक है, अब इस 3 को हम क्या करेंगे, अपनी स्केल पे देखेंगे। ठीक है, कि हमारी स्केल पे 3 कहां पे आ रहा है, तो 3 कहां पे आता है बेटा, यहां पे आ रहा है। ठीक है, अब 3 यहां पे आ रहा है तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमको पता चल जाएगी। दैट इज 1 से लेकर, दैट इज 0 से लेकर 3 तक जितने भी हमारी चीजें आएंगी, जिसका भी पीएच 0 से लेकर 3 तक आ रहा है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएगा। 4 से लेकर 6 तक के बीच में जो चीज आएगी वो हमारा वीक एसिड की कैटेगरी में आएगा। जिसका पीएच 7 आ रहा है वो हमारा न्यूट्रल आएगा। जिसका पीएच 8 से लेकर 10 के बीच में आ रहा है वो हमारा वीक बेस की कैटेगरी में आएगा। और जिसका पीएच 11 से लेकर 14 के बीच में आ रहा है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एल्कली या स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो जो सोरेनसन था उसने हमको दो चीजें बताई कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालना है। उसके लिए उसने हमें ये फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूले को अपन पुट करते हैं, पुट करके हमारी वैल्यू आती है और जो हमारी वैल्यू आती है हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं विद दिस स्केल। ठीक है, जब स्केल से हम इसको कंपेयर करते हैं तो बहुत इजीली हमको ये पता चल जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है या वो पर्टिकुलर चीज हमारी न्यूट्रल नेचर की है। साथ में हमको ये भी पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, क्योंकि पीएच स्केल हमको इसी चीज की इंफॉर्मेशन देता है कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो कितना है। पीएच का अगर फुल फॉर्म देखें तो पोटेंस ऑफ द हाइड्रोजन आयन, ये उसका क्या होता है बेटा, फुल फॉर्म होता है। मतलब पूरी तरीके से जो हमारा पीएच है वो हाइड्रोजन आयन के इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है, अब हमारे दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। तो क्वेश्चन या तो इस तरीके का बनेगा कि H+ आयन की कंसंट्रेशन दे देंगे और आपको उसका पीएच कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि हमको ये बोला जाएगा कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पीएच बेटा 12 है, तो बताओ वो सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर इंडिकेटर के साथ कौन सा कलर देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई सॉल्यूशन है, उसका जो पीएच है वो क्या है, 12 है। ठीक है, जब मैंने उसको लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया तो वो कौन से कलर को शो करेगा। ठीक है, अब जैसा कि हमको पीएच स्केल के बारे में पता है कि पीएच स्केल का अगर कंसंट्रेशन आए, दैट इज कोई भी सॉल्यूशन है अगर उसका पीएच 12 आए तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है और जितने भी हमारे बेसिस होते हैं वो लिटमस पेपर के साथ ब्लू कलर देते हैं। ठीक है, तो पीएच और इंडिकेटर को मिला के भी हमारे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पीएच की वैल्यू दे देगा और बोलेगा फिनोफ्थिलीन जब मैंने ऐड किया तब उसका क्या हमारा रिजल्ट आया। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दैट इज अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ के अंदर कि किस तरीके से जो पीएच है हमारा वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए यहां पे पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि किस तरीके से जो पीएच वैल्यू है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम ऐड करते हैं और जो पीएच होता है वो किस तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। देखो यहां पे दैट इज सर ये वाला पार्ट दोबारा करना, पॉज ले लेता हूं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ का मतलब ये है कि किस तरीके से जो पीएच वैल्यू होती है वो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर इफेक्ट करती है। ठीक है, देखते हैं समझते हैं।
चलिए, तो फर्स्ट इसके अंदर है दैट इज पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका भी क्या होता है, सर्टेन पीएच होता है। अगर उस पीएच वैल्यू के अंदर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो हमको क्या होने लग जाती है बेटा, इरिटेशन होने लग जाती है, हम अनईजी फील करना चालू कर देते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा है कौन सी मेडिकल कंडीशन से, दैट इज अवर एसिडिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जिससे कि हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। कभी कभार क्या होता है, खाना ज्यादा टेस्टी होने की वजह से या खाना ज्यादा चटपटा होने की वजह से हम उसको एक्सेस में कंज्यूम कर लेते हैं। एक्सेस में कंज्यूम करने की वजह से क्या होता है, जो हमारा स्टमक है वो ज्यादा HCl प्रोड्यूस कर देता है उस पर्टिकुलर चटपटे खाने को पचाने के लिए। तो अब ज्यादा HCl प्रोड्यूस हो गया तो कुछ तो फूड कंज्यूम कर लेता है और कुछ HCl हमारा एज इट इज पड़ा रह जाता है। जब वो HCl हमारा एज इट इज पड़ा रह जाता है, फूड उसको कंज्यूम नहीं कर पाता है, तो वो HCl हमारे स्टमक के अंदर पेन क्रिएट करना चालू कर देता है, इरिटेशन क्रिएट करना चालू कर देता है। और ये जो पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन है इसको हम बोलते हैं बेटा एसिडिटी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर यही चीज लिखी है, दैट इज अवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प इन डाइजेशन अवर फूड, द एक्सेसिव एसिड इन अवर स्टमक कॉजेज एसिडिटी। ठीक है, जब एक्सेस में हमारी एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो जो डाइजेस्ट करने के लिए एसिड होता है, जब वो एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है तो वो कौन सी मेडिकल कंडीशन को क्रिएट कर देता है, दैट इज अवर एसिडिटी। अब ये जो एसिडिटी है इसे हमें क्या करना है, क्योर करना है, नहीं तो ये कंटिन्यूसली हमको क्या करती रहेगी, परेशान करती रहेगी। दैट इज एंटासिड्स आर द ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसेस which have no toxic effect on the body react with the excess acid in the stomach and neutralize it। ठीक है, अब जो एसिडिटी, जो एक्स्ट्रा एसिड हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, वो पर्टिकुलर एक्स्ट्रा एसिड हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं बाय टेकिंग बेसिस। ठीक है, और ये जो बेसिस होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, माइल्ड बेसिस होते हैं, मतलब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं होते। जस्ट इनका यही काम होता है कि जो जाके एक्स्ट्रा एसिड है उसको वो क्या करे हैं, न्यूट्रलाइज करे, और ये किसी भी तरीके से हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं करता, मतलब किसी भी तरीके का कोरोजन नहीं करता। ठीक है, तो एसिडिटी जब हमको हो जाती है तब हम क्या लेते हैं बेटा, एंटासिड्स लेते हैं। एंटासिड्स क्या होती है, हमारी एक तरीके के माइल्ड बेसिस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और जो वो पर्टिकुलर एसिड है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं और हमको उससे रिलीफ मिलता है। अगर कॉमन एंटासिड्स की बात करें तो जो कॉमन एंटासिड्स है हमारे, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, या हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि हमारा क्या है बेटा, बेकिंग सोडा है। तो अगर बाय चांस घर में आप प्रेजेंट हो और आपके पास दवाई के लिए दुकान बंद हो गई और रात में एसिडिटी हुई हो, तो आप एक चम्मच बेकिंग सोडा बहुत इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में अपन ने बात पढ़ी ही थी कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, मतलब जो एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो वही पर्टिकुलर रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और जब हम इस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा एसिड को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच है वो वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो जो पीएच वैल्यू हम मेंटेन करते हैं हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसको हम विद द हेल्प ऑफ एंटासिड मेंटेन करते हैं। ठीक है, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो हमारी बॉडी का पीएच है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हमको बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और जगह का पीएच है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज हमारे माउथ का, वो भी क्या रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए, दैट इज अपने अप्रॉक्स न्यूट्रल स्टेट के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे मुंह का पीएच एसिडिक नेचर का हो जाएगा या एसिडिक हो जाएगा तो ये हमारे माउथ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो हमारे टीथ है वो हमारे कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए होते हैं और एसिडिक नेचर होता है जो माउथ का, वो हमारे टीथ के एनामल को कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, डिग्रेड करता रहता है। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर जो हमारा ये पॉइंट है दैट इज पीएच
चेंजेस लीड्स टू द टूथ डीके। इसके अंदर अपन इसी चीज को सीखेंगे कि किस तरीके से जब माउथ का पीएच हमारा क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, या माउथ का पीएच हमारा लो हो जाता है, तो वो किस तरीके से हमारे माउथ को इफेक्ट करता है और हम उस चीज को किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं। तो चलिए देखिए, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म द एसिड्स, द एसिड्स लोअर्स द पीएच ऑफ द माउथ। ठीक है, तो जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो उस पर्टिकुलर चीज को क्या करने लग जाता है, डाइजेस्ट करने लग जाता है। और डाइजेस्ट करने के लिए क्या करता है, वो भी एक तरीके का एसिड सिक्रीट करता है। ठीक है, तो जब हमने हमारा जो खाना था वो माउथ के अंदर था, तब तक तो उस फूड ने कंज्यूम किया। उसके बाद क्या हुआ, हमारे जो दांत हैं उनके बीच में जो गैप्स है उसके अंदर बहुत थोड़ा सा फूड हमारा क्या हो जाता है, चिपका रह जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी शुगरी सब्सटेंस खाया, हमने कैंडी खाई, चॉकलेट खाई, तो पूरी की पूरी कैंडी तो हमारे पेट के अंदर नहीं जाती, बहुत देर तक उसका जो फ्लेवर्स है वो हमारे मुंह के अंदर रहते हैं। वो फ्लेवर्स किसकी वजह से रहते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट हमारे चॉकलेट या कैंडी के हमारे मुंह में रह जाते हैं उसकी वजह से रहते हैं। ठीक है, जब भी हमने कोई भी चॉकलेट खाई तो उसके छोटे छोटे पार्ट हमारे मुंह में रह गए। तो जब भी हम कोई चॉकलेट खाते हैं तो उसके कुछ पार्ट्स हमारे मुंह के अंदर रह जाते हैं। जो क्या होता है, वो मुंह के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स रह गए हैं उसको जो बैक्टीरिया है वो भी क्या करता है, कंटिन्यूसली डिकम्पोज करता रहता है। और जब वो उसको डिकम्पोज करता है तो एक सर्टेन टाइप का एसिड कंटिन्यूसली रिलीज करता रहता है। अब ये जब ये एसिड कंटिन्यूसली रिलीज कर रहा है, इसकी वजह से जो हमारे माउथ का पीएच है वो हमारा डाउन हो जाता है। और माउथ का पीएच अगर डाउन होगा तो हमारे माउथ का जो नेचर है वो क्या हो जाएगा बेटा, एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक नेचर होने की वजह से जो हमारे टीथ के इनेमल होते हैं, जो कि हमारे कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं बेटा, डिकम्पोज होने लग जाते हैं या डीके होने लग जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, कैविटीज होना चालू हो जाती है। ठीक है, तभी आपसे बोला जाता है कि जब भी कुछ खाओ तो उसके बाद क्या करो, एक बार कुल्ला करना चाहिए, माउथ वॉश करना चाहिए। ठीक है, उसके पीछे का रीजन यही है कि जितने भी छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में अटके पड़े हैं वो कुल्ला करने की वजह से सारे पार्टिकल्स बाहर आ जाए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब टीथ के अंदर क्या होने लगी, हमारी कैविटीज होने लगी। क्यों होने लगी, क्योंकि बैक्टीरिया कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से जो मुंह का पीएच है वो हमारा डाउन हो गया है। ठीक है, डाउन होने का मतलब बेटा क्या होता है, डाउन होने का मतलब होता है एसिडिक नेचर होना। ठीक है, अब इस जो एसिडिक नेचर हमारा क्रिएट हुआ है, हमको क्या करना है, इसे न्यूट्रलाइज करना है। तो उस पर्टिकुलर पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए या अप करने के लिए या वापस से उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक नेचर का सहारा लेते हैं। और ये बेसिक नेचर हमको कहां से मिलता है, विद द हेल्प ऑफ टूथपेस्ट। जो हम डेली टूथपेस्ट करते हैं वो किस लिए करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो मुंह का नेचर है या मुंह का जो हमारा पीएच लेवल है वो डाउन चला गया है। उस पर्टिकुलर माउथ के पीएच लेवल को न्यूट्रलाइज करने के लिए या नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम बेसिक नेचर का टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे मुंह के एसिडिक नेचर को क्या करता है, खत्म करता है। ठीक है, तो यही चीज इसके अंदर लिखी हुई है, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म द एसिड्स, द एसिड्स लोअर्स द पीएच इन द माउथ। ठीक है, दूसरी चीज, टूथ स्टार्ट डीकेइंग व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लेस देन 5.5। ठीक है, जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, जो माउथ का पीएच होता है वो डाउन हो जाता है, लेस हो जाता है। कितना लेस हो जाता है, वो 5.5 पे चला जाता है। ठीक है, ड्यू टू द कोरोजन ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट, जिससे कि हमारा क्या बना हुआ होता है, जो टीथ का इनेमल है वो हमारा बना हुआ होता है किससे, कैल्शियम फॉस्फेट से। अब जब मुंह का नेचर एसिडिक हो गया तो जो मुंह के अंदर एसिड है वो हमारे कैल्शियम फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं और उसको धीरे धीरे डीके करना चालू कर देते हैं। ठीक है, सो द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द टूथ डीके इज टू यूज द टूथपेस्ट। ठीक है, अगर हम इस मुंह के डीके को रोकना चाहते हैं और जो मुंह का पीएच है उसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, डेली हमको क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो एक तरीके का बेसिक कंपाउंड होता है जो मुंह के एसिडिक नेचर को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और वापस से हमारा जो माउथ का पीएच है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द टूथ डीके इज टू यूज द टूथपेस्ट व्हिच इज
बेसिक इन नेचर, जो हमारा टूथपेस्ट है वो बेसिक नेचर का है. सो बाय यूजिंग पेस्ट फॉर क्लीनिंग द टीथ, द एक्सेस एसिड गेट न्यूट्रलाइज, thereby pH becomes greater than 5.5 and the tooth decay is prevented. ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज हुई है हमारे, वो क्या हुई है, यहाँ पे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को काम में लिया है. किस चीज को करने के लिए, पीएच को वापस से नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए. क्योंकि हमारे मुंह का नेचर बहुत ज्यादा क्या हो गया था, एसिडिक हो गया था, इसलिए हमने बेसिक टूथपेस्ट को काम में लिया और जो हमारा मुंह का नेचर था वो वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ गया. ठीक है, एक और जगह हमारा पीएच काम में आता है या हम पीएच को काम में लेते हैं, दैट इज जब भी रोल ऑफ पीएच इन क्योरिंग द स्टिंग्स बाय द इंसेक्ट्स. ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स हमको काट लेते हैं. उसके अंदर जो कॉमन इंसेक्ट्स हैं, एक तो है हमारा बी, एक है हमारी आंट और एक है हमारा वास्प. ठीक है, बी और आंट के बारे में तो आपको पता होगा, वास्प के बारे में भी पता होगा, लेकिन दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा. तो वास्प हमारे क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ततैया. ठीक है, ततैया क्या होता है, हमारा एक तरीके का येलो कलर का इंसेक्ट होता है जो कि एकदम बी की तरह दिखता है, लेकिन जब वो काट लेता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है. ठीक है, तो आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में अपन डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या होता है चींटी के काटने से, मधुमक्खी के काटने से और वास्प के काटने से कि हमको इतनी ज्यादा इरिटेशन होती है और जहां पे भी वो काटता है वहां पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है. तो उसके पीछे का रीजन ये है कि जब हमारे आंट दैट इज चींटी और मधुमक्खी काटते हैं, दैट इज बी काटते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं मिथेनोइक एसिड. ठीक है, मिथेनोइक एसिड या जब इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट कर देते हैं. और जब ये हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो इनके कांटेक्ट में जो भी हमारे मसल्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं, वो आते हैं और वो डैमेज हो जाते हैं. और डैमेज होने की वजह से ही जब भी वो काटते हैं तब हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है. ठीक है, तो क्योंकि हमारे जो इंसेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके का एसिड इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, बेस लेना पड़ता है. तो बाय चांस कभी भी आपको चींटी काट जाए या मधुमक्खी काट जाए तो उसने क्या किया होगा, हमारी बॉडी के अंदर एसिड को इंजेक्ट किया होगा. तो जहां पे भी उसने डंक मारा है, जहां पे भी उसने डंक मारा है, काटा है, वहां पे आप बेकिंग सोडा या सोप लगा सकते हैं, जिससे कि जो उसने एसिड इंजेक्ट किया है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो हमारा पीएच है वो वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा. उसी तरीके से अगर वास्प क्या होता है हमारा, दैट इज हिंदी में ततैया. ततैया जब काटता है या वास्प जब काटता है, जब वो स्टिंग करता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर एसिड रिलीज नहीं करता है. एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि जो हमारी बी है वो भी एसिड रिलीज करता है हमारी बॉडी के अंदर जब वो काटता है, डंक मारता है, और जो वास्प है वो भी एसिड रिलीज करता है, लेकिन ऐसा नहीं है. जो हमारे बी और जो हमारी आंट है वो क्या करती है, वो एसिड रिलीज करती है हमारी बॉडी के अंदर, और जो हमारा वास्प है वो एसिड की बजाय क्या, एल्कली मतलब एक तरीके का स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, एक तरीके का बेस रिलीज करता है हमारी बॉडी के अंदर. जैसा कि हमने पढ़ा है, जितने एसिड कोरोसिव नेचर के हैं उतने ही हमारे क्या हैं, बेस भी कोरोसिव नेचर के हैं. सो जब भी वास्प हमको काटता है तो वो एक तरीके का बेस रिलीज करता है, और जब ये बेस हमारे टिश्यूज में जाके लगता है तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है. तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे भी हमको जो वो पीएच है उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है, और उस पीएच को हम नॉर्मलाइज करते हैं बाय यूजिंग विनेगर. विनेगर क्या है, विनेगर हमारा एक तरीके का डाइल्यूट एसिड है जो कि बनता है डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड से. ठीक है, तो जहां पे भी वास्प काटे वहां पे आप विनेगर को लगाइए. विनेगर को लगाने से क्या होगा, विनेगर को लगाने से जो उसने बेस हमारी स्किन के अंदर रिलीज किया है, विनेगर उस पर्टिकुलर बेस को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और हमारा पीएच नॉर्मल हो जाएगा और हमको उस इरिटेशन और उस दर्द से राहत मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हमारा पीएच का कॉन्सेप्ट है वो काम में आता है. ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार. The stings of bees and ants contain methanoic acid or formic acid. When sting, it causes lot of pain and irritation. जब भी मधुमक्खी काटती है और चींटी काटती है
तो वो हमारी बॉडी के अंदर मिथेनोइक एसिड को रिलीज कर देती है या फॉर्मिक एसिड को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन होता है और बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पेन और इरिटेशन को क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं? द क्योर इज टू रबिंग द अफेक्टेड एरिया विद द सोप विच न्यूट्रलाइज द मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो सोप हमारा क्या हो जाएगा बेटा? एक तरीके का बेस हो जाएगा। ठीक है, सोप क्या हो जाएगा? हमारा बेस हो जाएगा, और बेस क्या करेगा? उस पर्टिकुलर एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जहां पे भी मधुमक्खी और आंटे ने काटा उसे अच्छे से साबुन से धो लो, बहुत जल्दी सही हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड सिमिलरली द इफेक्ट ऑफ स्टिंग्स बाय द वास्प, वास्प का मतलब ततैया, कंटेन्स एल्कली इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ विनेगर। ठीक है, किसको यूज कर रहे हैं? वास्प के काटने की वजह से हम विनेगर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो वास्प है उसने एक तरीके का बेसिक मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है, जिसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको एसिड की जरूरत है, और एसिड में अपन किसको यूज कर रहे हैं? विनेगर को यूज कर रहे हैं, जो कि सबके घर में ऑलमोस्ट प्रेजेंट रहता ही है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस के अंदर भी हमने क्या किया? जो हमारा पीएच गड़बड़ा गया था, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन हो रही थी, जिसकी वजह से हमें दर्द हो रहा था, हमने उसको क्या किया? विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पीएच को मेंटेन किया, और वापस से चीजें क्या हो गई? हमारी नॉर्मल हो गई। ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर से, ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है जो हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर बी ने काट लिया तो किस तरीके से हम उसको क्योर करेंगे, अगर वास्प ने काट लिया तो हम उसको किस तरीके से क्योर करेंगे। ठीक है, हम डेली ब्रश क्यों करते हैं? ठीक है, और क्या हो गया? हम जब एसिडिटी हो जाती है तब हम एंटासिड्स क्यों लेते हैं, या हम एसिडिटी होने पे क्या लेते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन इन पर्टिकुलर टॉपिक में से बनते हैं। या कोई भी तो एप्लीकेशन पूछ लेगा हमसे, या तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो भी हमको यही लिखना है, या तो वो पीएच की इन एवरीडे लाइफ में। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा किसी भी तरीके से बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमको इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं वही चीज है कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। यही चीज लिखी है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस which gives salts and water is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उस टाइप के रिएक्शन जिसके बीच में एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है और वो सॉल्ट और वाटर को रिलीज करते हैं, वो हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एग्जाम्पल में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने रिएक्शन कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट इज NaOH के साथ, तो हमको मिला NaCl प्लस H2O दैट इज अबाउट वाटर। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं ये हाईली एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जब भी हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी लिबरेट करेगा, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। ठीक है, तो अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जाम में आ रहा है तो फर्स्ट पॉइंट तो ये बन जाएगा कि एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है वो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। दूसरा पॉइंट बनेगा इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, थर्ड पॉइंट बनेगा इसके अंदर इसका एग्जाम्पल, और फोर्थ पॉइंट बनेगा दैट इज न्यूट्रलाइजेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आने के, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है 2 मार्क्स के अंदर, जिसके अंदर हमको इतनी डिटेल लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर बिठा लेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अवर थर्ड पार्ट ऑफ अवर चैप्टर, दैट इज सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स हमारे कहां पे बनते हैं? यहां पे बनते हैं। मतलब जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है? हमको सॉल्ट्स देता है। ठीक है, तो सॉल्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सॉल्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन positive and negative ions or radicals and ionizes completely in its aqueous solution। salts हमारे क्या है? salts हमारे उस टाइप के substances हैं जिनके अंदर ions present होते हैं। ions का मतलब क्या होता है बेटा? ions का मतलब होता है उस टाइप के atoms जिनके ऊपर चार्ज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ये NaCl है। ठीक है, NaCl हमारा सॉल्ट है जिसके अंदर हमारा क्या है? Na प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट है।
ठीक है। तो Na+ हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव आयन हो गया, Cl- हमारा क्या हो गया, नेगेटिव आयन हो गया। तो सॉल्ट्स हमारे इसी टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे या तो आयंस के या हम उनको रेडिकल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दे आयनाइजेस कंप्लीटली इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, और वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद दीज आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। और जो हमको सॉल्ट किस तरीके से मिलते हैं कि जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जो अपन ने जस्ट अभी पढ़ा। ठीक है। इसके अंदर भी क्या हो रहा था, एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन हो रहा था तो हमको क्या मिल रहा था, सॉल्ट मिल रहा था। तो हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं हमको इसी पर्टिकुलर रिएक्शन के थ्रू क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं वो भी हमारा 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। कौन कौन से वो पार्ट्स हैं, एक एक करके सारे पार्ट्स को देखेंगे और एक एक करके समझेंगे कि ऐसे टाइप के सॉल्ट्स किस तरीके से बनते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं अपन नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है। नॉर्मल सॉल्ट का मतलब क्या है, नॉर्मल सॉल्ट का मतलब ये होता है उस टाइप का सॉल्ट जिसका नेचर क्या है बेटा, नॉर्मल है। ठीक है। नॉर्मल का मतलब उस टाइप के सॉल्ट्स जिसका नेचर नॉर्मल है, या मैं बोल दूं जिसका नेचर क्या है बेटा, न्यूट्रल है। अभी एक तरीके का न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा या एक तरीके का हमारा नॉर्मल सॉल्ट हो जाएगा, कुछ भी बोलो बात सेम ही है। ठीक है। अभी नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है या न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, दैट इज when strong acid react with strong base or weak acid react with weak base we get normal or neutral salt। ठीक है। उस टाइप के salts जो कि हमको मिलते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करे या एक वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करे, तो जो हमको सॉल्ट मिलेगा वो किस तरीके का होगा, वो हमारा न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट होगा। ठीक है। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलेगा तो ही हमारा एक तरीके का न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो इसके पीछे का जो फंडा है वो ये है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो हमारा क्या करेगा, प्रॉपर आयोनाइजेशन शो करेगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज करेगा जो भी उसके मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। 10 मॉलिक्यूल्स डाले हैं तो 10 के 10 H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी भी यही कंडीशन होगी कि वो भी OH- आयन रिलीज करेगा, और अगर 10 मॉलिक्यूल डाले हैं तो 10 के 10 मॉलिक्यूल क्या होंगे, हमारे OH- आयन को रिलीज करेंगे। ठीक है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो जितने हमारे H+ आयन प्रोड्यूस होते हैं उतने ही हमारे OH- आयन भी प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जितने H+ आयन है उतने OH- आयन है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसके अंदर एकदम H+ और OH- आयन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, दोनों की क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो किसी भी तरीके का एसिडिक और बेसिक बिहेवियर देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी H+ और OH- आयन थे वो सारे हमारे क्या हो गए हैं, एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो गए हैं। इस वजह से जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन होगा वो एक तरीके का न्यूट्रल सॉल्ट हमारा डेवलप करेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम वीक एसिड और वीक बेस की भी बात करें तो जितने H+ आयन वीक एसिड रिलीज करेगा उतने ही OH- आयन वीक बेस भी रिलीज करेगा। तो उस केस के अंदर भी जो हमको सॉल्ट मिलेगा वो किस तरीके का मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है। 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं, दैट इज NaOH एंड H2SO4। ठीक है। NaOH हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। H2SO4 हमारा क्या है, एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जितने H+ आयन H2SO4 रिलीज करेगा उतने ही OH- आयन हमारा NaOH भी रिलीज करेगा। ठीक है। तो जितने OH- आयन रिलीज होंगे और जितने H+ आयन रिलीज होंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जो इसके अंदर हमको सॉल्ट मिलेगा वो किस टाइप का होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा। उसी तरीके से वीक एसिड दैट इज अ फॉस्फोरिक एसिड हमारा वीक एसिड होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा वीक बेस होता है। जब ये दोनों भी कंबाइन होंगे तो इससे जो हमको सॉल्ट मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट ही होगा, क्योंकि जितने H+ आयन H3PO4 रिलीज करेगा उतने ही OH- आयन हमारा CaOH OH दैट इज अवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज करेगा।
तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज करने की वजह से जो हमको सॉल्ट मिलेगा वो भी किस नेचर का होगा, दैट इज न्यूट्रल नेचर का होगा। सिंपल सी चीज है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हमारे नॉर्मल सॉल्ट्स कब बनेंगे या हमारे न्यूट्रल सॉल्ट्स कब बनेंगे, जब वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा और जब हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको हमारा न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। इतना डिटेल दिमाग में रखिए और ये दो एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखे हैं इनको अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट्स की। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट्स क्या होंगे, एसिडिक सॉल्ट्स नाम से ही पता चल रहा है उस टाइप के सॉल्ट जो एसिडिक नेचर के होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, एसिडिक सॉल्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब एसिडिक सॉल्ट्स कब बनेंगे, एसिडिक सॉल्ट्स हमारे तब बनेंगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, वीक बेस के साथ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है जब वीक बेस के साथ, तो वो एसिडिक सॉल्ट क्यों बनाता है, उसके पीछे का रीजन ये है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो कंप्लीटली आयोनाइज होगा और बहुत सारे H+ आयन रिलीज करेगा। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा वीक बेस है वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, जिसकी वजह से वो OH- आयन की जो क्वांटिटी होगी उसकी प्रोड्यूस करने की वो क्या होगी बेटा, कम होगी, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा, हमारा इफेक्ट हो जाएगा। मतलब जितने OH- आयन चाहिए H+ आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए उतने OH- आयन हमारे प्रेजेंट नहीं होंगे, जिसकी वजह से कुछ H+ आयन हमारे क्या होंगे, अनन्यूट्रलाइज रह जाएंगे और वो चले जाएंगे हमारे प्रोडक्ट के अंदर। और जब वो प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे तो H+ आयन की वजह से जो वो पर्टिकुलर सॉल्ट है वो एसिडिक नेचर को क्या करेगा बेटा, शो करना चालू कर देगा। तो जो सॉल्ट के अंदर एसिडिक नेचर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, अनन्यूट्रलाइज H+ आयन की वजह से, जो कि हमारी किसकी वजह से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाए, क्योंकि जो हमारा बेस था वो क्या था, वीक था, तो वो प्रॉपर OH- आयन को रिलीज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो एसिड के H+ आयन थे वो हमारे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाए। इस वजह से जो सॉल्ट था हमारा उसके अंदर एसिडिक नेचर शो होने लगा बिकॉज ऑफ द अनन्यूट्रलाइज H+ आयन। ठीक है, तो जो एसिडिक सॉल्ट्स बनते हैं हमारे वो इसी वजह से बनते हैं जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो अनन्यूट्रलाइज H+ आयन होते हैं वो हमारे सॉल्ट्स के अंदर रिफ्लेक्ट करना चालू कर देते हैं और जो पर्टिकुलर सॉल्ट है वो एसिडिक नेचर शो करना चालू कर देता है। उसी तरीके का हमारा कॉन्सेप्ट हमारा किसके अंदर लगता है, बेसिक सॉल्ट के अंदर भी लगता है। बेसिक सॉल्ट्स हमारे कब बनते हैं, जब हमारे स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट होता है किसके साथ, वीक एसिड के साथ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सेम है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो बहुत सारे OH- आयन रिलीज करेगा, ऑन दी अदर हैंड जो हमारा वीक एसिड है वो इतने H+ आयन रिलीज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कुछ H+ आयन जो रिलीज हो रहे हैं उसकी वजह से कुछ हमारे OH- आयन क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और कुछ OH- आयन हमारे अनन्यूट्रलाइज प्रोडक्ट के अंदर आ जाएंगे, और जब वो प्रोडक्ट के अंदर आएंगे तो उन पर्टिकुलर OH- आयन की वजह से जो पर्टिकुलर सॉल्ट बनेगा उसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है ना, तो न्यूट्रलाइजेशन क्योंकि कंप्लीटली नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से हमको एसिडिक और बेसिक सॉल्ट मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि जो एसिडिक सॉल्ट होता है उनके अंदर H+ आयन आ जाते हैं जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के होते हैं, और जो बेसिक सॉल्ट होता है उसके अंदर हमारे OH- आयन आ जाते हैं जो कि किसके होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के होते हैं, जो कि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाए हैं। किसकी वजह से नहीं हो पाए हैं, वीक एसिड की वजह से। ठीक है, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दैट इज अवर 3 टाइप के हमारे सॉल्ट्स अच्छे से पढ़ लिए हैं हमने, न्यूट्रल सॉल्ट जिसको हम नॉर्मल सॉल्ट भी कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। उसके बाद 2 कैटेगरीज और होती है हमारी सॉल्ट्स की, दैट इज अवर डबल सॉल्ट एंड मिक्स सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट्स को पढ़ लेते हैं पहले। The salts which contain more than one simple salt are called double salt. सिंपल सी डेफिनेशन है, उस टाइप के सॉल्ट जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, डबल सॉल्ट कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मोहर सॉल्ट है, तो मोहर सॉल्ट के अंदर कौन कौन से FeSO4 और NH4 प्रेजेंट है, तो ये 2 सॉल्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होके एक कंप्लीट सिंगल सॉल्ट बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, डबल सॉल्ट हो जाता है। उसी तरीके से हमारे पोटेश एलम है, पोटेश एलम जिसको हिंदी में फिटकरी कहा जाता है, उसका जो फॉर्मूला क्या है, K2SO4 और Al2SO4 3
2H2O। तो इसके अंदर भी हमारे क्या है, दो टाइप के सॉल्ट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर सॉल्ट है हमारा डबल सॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज है, डबल सॉल्ट की डेफिनेशन याद कर लो, इसके दो एग्जांपल्स के फॉर्मूलेस याद कर लो। ठीक है, इससे ज्यादा उसमें कुछ पूछा नहीं जाता। उसी तरीके से मिक्स सॉल्ट के अंदर भी क्या होता है, हमारा डबल सॉल्ट के अंदर दो या दो से ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, और जो मिक्स सॉल्ट होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पे द सॉल्ट्स विच कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स आर कॉल्ड मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, उस टाइप के सॉल्ट जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, मिक्स सॉल्ट कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ब्लीचिंग पाउडर हो गया, दैट इज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका हमारा क्या होगा, केमिकल नेम होगा। तो इसके अंदर हमारी Ca++, OCl- और Cl- रेडिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर एसिडिक रेडिकल भी प्रेजेंट है, बेसिक रेडिकल भी प्रेजेंट है, और जो हमारा इसके अंदर नेगेटिव रेडिकल है वो दो दो प्रेजेंट है। तो इस टाइप के जो हमारे सॉल्ट्स बनते हैं वो हमारे किस कैटेगरी में आ रहे हैं, वो हमारे मिक्स सॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, डबल सॉल्ट का मतलब दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट प्रेजेंट होना, और मिक्स सॉल्ट्स का मतलब दो या दो से ज्यादा इसके अंदर रेडिकल्स या आयंस प्रेजेंट होना। ठीक है, एग्जांपल में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी लिख सकते हो, या सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट भी लिख सकते हो, जिसके अंदर Na+ आयन प्रेजेंट था, K+ आयन प्रेजेंट है, और CO3 की पावर -2 हमारा आयन या रेडिकल प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे 5 टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं, जिसको याद करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। न्यूट्रल सॉल्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट्स बनते हैं। ठीक है, या वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट बनते हैं। बेसिक सॉल्ट के अंदर बेसिक लिखा है तो बेस हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और जो एसिड होगा वो हमारा वीक होगा। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट के अंदर एसिड हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, बेस क्या होगा, हमारा वीक होगा। डबल सॉल्ट के अंदर दो टाइप के सॉल्ट एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, और मिक्स सॉल्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के रेडिकल्स हमारे एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल सा ही है। 2-3 बार लिख के अगर याद करोगे तो बहुत इजीली हमको याद हो जाएगा। एग्जाम के अंदर इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एसिडिक सॉल्ट, और हमारा फुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है एक्सप्लेन द कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखा रहेगा सॉल्ट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे इसमें से बन सकते हैं, तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट सम इंपॉर्टेंट केमिकल्स, जिसके अंदर से क्वेश्चन हमारे जो बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर क्या होता है बेटा, और की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। तो या तो चैप्टर की फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन आता है जो अभी तक अपन ने पढ़ा, या तो चैप्टर के इस पार्ट से क्वेश्चन आता है। तो इसके अंदर हम कुछ केमिकल्स की बात करेंगे। 5 टाइप के हमारे केमिकल्स हैं इसके अंदर, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कॉमन सॉल्ट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, प्लस हमारा वॉशिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। इस तरीके के हमारे कुछ हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चन बनता ही बनता है, कुछ भी आ जाता है। बेसिकली बहुत फ्रिक्वेंटली ब्लीचिंग पाउडर के बारे में और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो एक एक करके अपन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन देखेंगे पर्टिकुलर कौन सा कंपाउंड है, किस तरीके से वो बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसकी यूजेस क्या है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स पे अपन ना फोकस रहेगा। तो सबसे पहले जो अपन देख रहे हैं वो कॉमन सॉल्ट देख रहे हैं। कॉमन सॉल्ट सबको पता ही है क्या होता है, दैट इज अवर सोडियम क्लोराइड। अब तो सबको पता होगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, दैट इज अवर NaCl। ठीक है, NaCl हमारा क्या है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जिसको हम खाते हैं। ठीक है, जो हमारी टेबल पे रखा रहता है और अपन डालते हैं उसको सब्जी के अंदर, ठीक है, जिससे कि उसका सॉल्टी टेस्ट आ सके, नमकीन टेस्ट आ सके सब्जी के अंदर, वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, कॉमन सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, तो जो कॉमन नेम है उसका टेबल सॉल्ट है, केमिकल नेम है उसका सोडियम क्लोराइड है, और केमिकल फॉर्मूला है दैट इज अवर NaCl। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो दैट इज वी नो दैट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर हम इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें कि लैब के अंदर किस तरीके से बनाया जाता है, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों केमिकल्स को कंबाइन करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमारा NaCl मिलता है, और प्लस एक वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर और रिलीज होता है। ठीक है, तो यही चीज बताई गई है, दैट इज वी नो दैट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, that is our NaCl, which
इन कॉमन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, अकरेंस की बात करें कि कहाँ पे अकर होता है, तो हम जानते हैं कि जितना भी हमारा नमक है वो हमको किससे मिलता है, समुद्र के पानी से मिलता है। समुद्र के पानी का हम या तो क्रिस्टलाइजेशन करते हैं या तो इवेपोरेशन करते हैं, उसके थ्रू जो जितना भी वाटर उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो हमारा इवेपोरेट हो जाता है और हमको एंड में क्या मिल जाता है, हमारा नमक मिल जाता है। ठीक है, तो वही चीज है। द मेन सोर्स ऑफ द कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड इज द सी वाटर। कौन सा वाटर, दैट इज सी वाटर। सी वाटर इतना खारा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा नमक है और वही नमक हम खाते हैं और वही नमक हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सी वाटर कंटेन अबाउट 3.5% ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। जो हमारा सी वाटर होता है उसके अंदर अप्रॉक्स 3.5% हमारे क्या है, सॉल्युबल सॉल्ट्स है। केवल 3.5% है, उसकी वजह से भी पानी कितना खारा हो जाता है आप लोगों को पता ही होगा, एक्सपीरियंस किया ही होगा सबने, कभी ना कभी समुद्र पे गए होंगे, वहां का पानी मुंह में गया ही होगा, तो मुंह में जाता है तो जैसा लगता है जैसे अपन ने एक मुट्ठी नमक मुंह के अंदर डाल लिया हो, इतना ज्यादा खारा होता है। ठीक है, सो द मोस्ट कॉमन ऑफ विच इज सोडियम क्लोराइड, दैट इज 2.7 to 2.9%। सबसे कॉमन सॉल्ट जो हमको हमारे सिलाइन वाटर या सी वाटर में मिलता है वो हमारा कौन सा है, NaCl ही है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करें अगर NaCl की, तो दैट इज इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन और ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन मोस्ट अदर लिक्विड। वाटर के अंदर अगर हम उस पर्टिकुलर हमारे सॉल्ट को डालते हैं तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन जैसे कि हमारे दूसरे लिक्विड्स हैं, दूसरे लिक्विड्स का मतलब पेट्रोल है, केरोसिन है, तो जनरली ये इन लिक्विड्स के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, और अगर बाय चांस डिसॉल्व भी होगा तो ज्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्ट है वो केवल वाटर के अंदर ही बहुत इजीली डिसॉल्व होता है, बाकी किसी सॉल्यूशन के अंदर या बाकी किसी लिक्विड के अंदर रेडिली या बहुत आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद when pure it is white crystalline solid, however it is often brown due to the presence of impurities। जैसा कि हम घर के अंदर नमक खाते हैं वो किस टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं बेटा नमक के। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन किसी इम्प्योरिटी की वजह से ये हमको कभी कभी ब्राउन कलर में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लेकिन इसका जो पेरेंट कलर है, जो ओरिजिनल कलर है वो कौन सा है हमारा, दैट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक तरीके का व्हाइट कलर का हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, कभी कहीं पे एक ब्राउन कलर क्यों दे रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, याद रखना ये पर्टिकुलर छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, यूजेस की बात करें तो यूजेस हमारे इसके बहुत सारे हैं, दैट इज असेंशियल फॉर लाइफ। लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर मैं बोलूँ जिंदा रहने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी के डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं वो हमारे सॉल्ट की वजह से ही काम करते हैं। जो हमारी बॉडी बैलेंस बना पाती है उसके लिए हमारे डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स ही क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। हमारी जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है उसके पीछे भी हमारा क्या करता है, सॉल्ट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो बहुत सारे काम है जो हमारा NaCl क्या कर रखा है, उसने संभाल रखा है, या हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन NaCl ने संभाल रखे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यही चीज बताई गई है, दैट इज सोडियम क्लोराइड इज अ क्वाइट एसेंशियल फॉर लाइफ as it is used to perform various function in our body। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, हमारा बैलेंस बनाना हुआ बॉडी का, ये सारे फंक्शंस कौन हमारे रेगुलेट करता है, ड्यू टू दी सॉल्ट रेगुलेट करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को Na के सॉल्ट, मैग्नीशियम के सॉल्ट, इन सबके सॉल्ट के प्रेजेंस मतलब जरूरत होती है बॉडी के डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा NaCl है वो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, इसी वजह से ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साथ में है दैट इज रॉ मटेरियल ऑफ फॉर केमिकल्स। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स का ये हमारा क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है। दैट इज हम जानते हैं कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। तो अगर मुझे सोडियम चाहिए या मुझे क्लोरीन चाहिए तो मैं NaCl का क्या कर सकता हूँ, डिकम्पोजिशन कर सकता हूँ, इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, Na को अलग कर सकता हूँ और Cl- को अलग कर सकता हूँ। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, हमारा रॉ मटेरियल हो गया। किसका रॉ मटेरियल हो गया, एक तो सोडियम मेटल का रॉ मटेरियल हो गया और एक हमारा क्लोरीन गैस का रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से डिफरेंट चीजों के हमारे रॉ मटेरियल हो सकता है। जैसे इसमें पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड इज अ वेरी यूजफुल रॉ मटेरियल फॉर डिफरेंट केमिकल्स, लाइक अ फ्यू आउट ऑफ दीज आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है तो उसके लिए क्लोरीन चाहिए।
ठीक है। HCl के लिए क्लोरीन चाहिए तो हम किससे ले सकते हैं, NaCl से ले सकते हैं। उसी तरीके से हमको वॉशिंग सोडा बनाना है, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हमको Na चाहिए, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सोडियम चाहिए, तो सोडियम हम किससे ले सकते हैं, NaCl से ले सकते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा बनाना है, दैट इज NaSCO3, तो उसके लिए भी हमको सोडियम कहाँ से मिल सकता है, सोडियम हमको मिल सकता है NaCl में से, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, डिफरेंट मटेरियल्स है, या मैं एक तरीके से बोलूं जो NaCl है वो एक तरीके का रॉ मटेरियल का रोल प्ले करता है जब भी हमको कोई Na या Cl की जरूरत पड़ती है किसी भी दूसरे कंपाउंड को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, ये हमारे क्या थे, ये हमारे कुछ यूजेस थे, कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, हमारी कॉमन सॉल्ट की। तो अगर बाय चांस आता है राइट फ्यू पॉइंट्स ऑन दी कॉमन सॉल्ट या एक्सप्लेन दी कॉमन सॉल्ट, तो आपको इसी तरीके से लिखना है, दैट इज कॉमन सॉल्ट के बारे में लिखना है, उसके कॉमन नेम, केमिकल नेम, उसके केमिकल फॉर्मूला के बारे में लिखना है, छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, उसके अकरेंस के बारे में लिखना है। यहाँ पे अकरेंस है क्योंकि वो हमको नेचुरली मिलता है, दूसरे कंपाउंड जो अपन पढ़ेंगे वहां पे क्या पढ़ेंगे, अपन मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से बनता है। यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा है बेटा, अकरेंस पढ़ा है। अकरेंस क्यों पढ़ा है, क्योंकि जो NaCl है वो हमको समुद्र के पानी से ही मैक्सिमम मिलता है, इस वजह से, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज, 2 से 3 प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करनी है और 2 से 3 यूजेस हमको उसके लिखने हैं, काम हमारा हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लिखना होता। और जो क्वेश्चन बनता है वो मैक्सिमम केसेस में 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का ही बनता है इसमें से, तो इतनी डिटेल तो लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, जो फ्रिक्वेंटली आपने देखा ही होगा। स्विमिंग करने सब जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं तो जो स्विमिंग पूल होता है उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, उसके पीछे का रीजन है जिससे कि हम उसको क्या कर सके, डिसइंफेक्टेंट कर सके, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो क्लोरीन गैस प्रेजेंट होती है वो एक तरीके का हमारा जर्मीसाइड की तरह काम करती है, जो जर्म्स को किल करती है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर उसको किल करती है। उसी तरीके से जो हमारे घरों में पानी आता है उसको भी पहले ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट किया जाता है, जिससे कि उसमें से हमारे जर्म्स को हम खत्म कर सकें, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के अंदर आपने ये चीज पढ़ी ही होगी, ठीक है। तो वहां पे या तो क्लोरीन गैस इस्तेमाल कर लो या तो ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल कर लो। तो मतलब ब्लीचिंग पाउडर हमारे लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बहुत सारे काम हमारे ब्लीचिंग पाउडर की वजह से होते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है और क्या इसके यूजेस हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूले की बात करें तो दैट इज CaOCl2, इसका क्या है बेटा, फॉर्मूला है। केमिकल नेम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका क्या हो जाएगा बेटा, केमिकल नेम हो जाएगा। कमर्शियल नेम की बात करें कि किस तरीके किस नाम से ये मार्केट में मिलता है, तो वो नाम है क्लोराइड ऑफ लाइम या क्लोरिनेटेड लाइम, ठीक है। दोनों नाम से ये हमको मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जनरली जो हम जिस नाम से इसको जानते हैं वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। जनरली हम इसी नाम से इसको बाजार से खरीद के लेके आते हैं, ठीक है। चलिए मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दैट इज द क्लोरीन गैस ऑब्टेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ठीक है। हम ब्राइन का क्या करते हैं, ब्राइन का मतलब होता है बेटा NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, हमारा क्या कहलाता है बेटा, ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो NaCl का हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एक साइड में तो अपन को Na मिलेगा और एक साइड में हमको क्लोरीन गैस मिलेगी। तो उस क्लोरीन गैस को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। किस तरीके से करते हैं, दैट इज द क्लोरीन गैस ऑब्टेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन इज पास्ड थ्रू dry slaked lime, that is our calcium hydroxide, then bleaching powder CaOCl2 is obtained। सिंपल सा प्रोसेस है ब्लीचिंग पाउडर बनाने का। क्या प्रोसेस है, जो हमारी क्लोरीन गैस है हम उसको पास कराते हैं किसके ऊपर से, ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर से। जैसे ही ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर से हमारी क्लोरीन गैस पास होती है तो वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना लेती है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर बना लेती है और हमको हमारा ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है, ठीक है। तो यही चीज हो रही है, दैट इज ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, उसमें हमने क्लोरीन गैस को पास किया, क्लोरीन गैस को पास करने की वजह से हमको क्या मिल गया,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया हमारा, रिलीज हो गया। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कोई भी ऐसी टफ नहीं है, सिंपल सी दो चीज़ों के नाम याद रखने हैं। एक तो ड्राई स्लेट लाइन जो कि हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें से हम क्या पास कर रहे हैं, क्लोरीन गैस पास कर रहे हैं, और हमको हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाता है, दैट इज अवर ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बात करें प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज में बात करें, इट इज पेल येलो कलर। ठीक है, इसका जो कलर होता है बेटा वो येलोइश होता है, थोड़ा प्योर व्हाइट कलर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसका जो कलर है वो पेल येलो है, मतलब थोड़ा सा येलो का शेड होता है। ठीक है, उसके बाद इट इज पेल येलो कलर, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, पेल येलो कलर होता है और इसके अंदर जो क्लोरीन गैस होती है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती रहती है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरीन गैस की हेल्प से ही हमारा बनता है ब्लीचिंग पाउडर, दैट्स व्हाई कंटिन्यूसली इसमें से क्लोरीन गैस की स्मेल क्या होती है, आती रहती है। ठीक है, उसके बाद इट इज सॉल्युबल इन वाटर बट अ क्लियर सॉल्यूशन इज नेवर फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, जो हमारे ब्लीचिंग पाउडर होता है वाटर के अंदर बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन किसी भी तरीके का ये कभी भी क्लियर या ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं बना पाता। उसके पीछे का रीजन ये है कि हमेशा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें किसी ना किसी तरीके की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती ही है। तो सिंपल सी बात है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व तो होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट और क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनाता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, दैट इज इट लूजेस इट्स क्लोरीन बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, जो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, अगर हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसमें से जो क्लोरीन गैस है वो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो जब भी कोई भी एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो या हमारा सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, जब भी हम उसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जैसे इसके अंदर हमने HCl का रिएक्शन करवा रखा है, तो हमको मिलेगा ये जो पर्टिकुलर मेटल है इसका सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज अवर कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, क्लोरीन गैस इसमें से क्या हो जाएगी बेटा, इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ हो गई बेटा प्रॉपर्टीज। ठीक है, यूजेस की बात करें तो हम जानते ही हैं इसके यूजेस बहुत सारे हैं ब्लीचिंग पाउडर के, दैट इज फॉर डिसइंफेक्टिंग। ठीक है, किसी भी चीज को डिसइंफेक्ट करना है, मतलब उसके अंदर से हमारे बैक्टीरिया को किल करना है, तो हम वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर को काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज लिखिए, फॉर डिसइंफेक्टिंग और स्टेरिलाइजिंग वाटर, मेकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, उसके बाद एज अ जर्मिसाइड और डिओड्रेंट इन द मेडिसिन। ठीक है, जो हमारी मेडिसिन होती है उसके अंदर डिओड्रेंट और जर्मिसाइड्स को भी अपन क्या कर सकते हैं, क्लोरीन की हेल्प से बना सकते हैं। जैसे हमारी स्प्रिट होती है, स्प्रिट क्या करते हैं अपन, लगाते हैं जिससे कि जितने भी हमारा क्या कहते हैं जर्म्स हो हमारी स्किन के आसपास से हट जाए। उसी तरीके के हमारे स्प्रे भी आते हैं। ठीक है, तो अगर चोट लग जाती है तो उसके ऊपर वो स्प्रे किया जाता है, जिससे कि जितने भी उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो वो हमारे क्या हो जाए, खत्म हो जाए, वो जो पर्टिकुलर हमारी चोट है वो हमारी क्या हो जाए, पर्टिकुलर सैनिटाइज हो जाए। ठीक है, तो जैसे हमारा स्प्रिट है वैसे ही हमारे क्या बनते हैं, कुछ डिओड्रेंट्स और जर्मिसाइड्स भी बनते हैं, वो हमारे किसकी हेल्प से बनते हैं, क्लोरीन गैस की हेल्प से ही बनते हैं। ठीक है, या ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हमको क्लोरीन सेपरेट चाहिए और ऑक्सीजन सेपरेट चाहिए तो विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी हम बना सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन और ऑक्सीजन इन दोनों को ऑब्टेन करने में हमारा जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है वो एक तरीके का रॉ मटेरियल का रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा और जो हमारे प्रोडक्ट्स निकलेंगे इसमें से वो ऑक्सीजन और क्लोरीन निकल सकते हैं। तो अगर मेरे को क्लोरीन गैस सेपरेट आउट चाहिए और ऑक्सीजन गैस सेपरेट आउट चाहिए तो हमारा जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है वो एक तरीके का रॉ मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, उसी तरीके से इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड काम में आता है या ब्लीचिंग पाउडर काम में आता है। ठीक है, फॉर ब्लीचिंग द कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ब्लीचिंग पाउडर का काम है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या काम है, ब्लीचिंग पाउडर किसी भी चीज को व्हाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो जो हमारा पेपर है उसको अगर मुझे व्हाइट कलर का पेपर बनाना है तो मैं उसे ब्लीचिंग पाउडर से क्या करूंगा, पास करूंगा। ठीक है, मुझे मेरा क्लोथ है, मेरे को उस क्लोथ को एकदम, जैसे कई बार क्या होता है कुछ क्लोथ्स होते हैं व्हाइट कलर के क्लोथ होते हैं, थोड़े दिन हम उसको इस्तेमाल करते हैं, धोते हैं तो वो पेल येलो हो जाते हैं।
ठीक है। अब उनको वापस से मुझे व्हाइट कलर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर क्लोथ की ब्लीच कर दूंगा। ब्लीच करने की वजह से वो हमारा व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ब्लीचिंग पाउडर की ये प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, उससे व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वजह से ये पेपर इंडस्ट्री और क्लोथ इंडस्ट्री के अंदर फ्रिक्वेंटली काम में आते हैं, किसी भी चीज को व्हाइट कलर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ यूजेस हो गए किसके, ब्लीचिंग पाउडर के। ठीक है, तो हमने दो कंपाउंड्स देख लिए हैं, दैट इज अवर NaCl और ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अवर बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा की बात करते हैं। तो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी अपन बोलते हैं इसको। ठीक है, जो बेकिंग सोडा है हमारा, दो नाम से अपन इसको बुलाते हैं, या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो या तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोल लो, दोनों का मतलब बेकिंग सोडा ही होता है। ठीक है, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बीच में हमारा क्या आ जाता है बेटा, हाइड्रोजन आ जाता है। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, NaHCO3। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो इस H को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन, और CO3 किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बोनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो नाम हो गया वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, या हाइड्रोजन लगने की वजह से इसको बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड व्हिच इज कॉल्ड ब्राइन saturated with ammonia is allowed to react with CO2। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या है हमारा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तरीके का कॉम्बिनेशन लेते हैं। किस किस का कॉम्बिनेशन है, दैट इज NaCl, H2O, CO2 और NH3। NH3 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, अमोनिया हो गया। इन ये जब सारी चीजें कंबाइन होती हैं तो कंबाइन होकर क्या बनाती है, NH4Cl, दैट इज अवर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमको याद रखना है वो क्या याद रखना है, ये सारे रॉ मटेरियल याद रखने हैं। ठीक है, दैट इज सिंपल से है, क्या क्या है, इसके अंदर है हमारा NaCl। ठीक है, दैट इज अवर सोडियम क्लोराइड, या हम इसको कॉमन सॉल्ट भी कह सकते हैं, H2O, CO2, और इसके अंदर हमारा प्रेजेंट है अमोनिया, दैट इज अवर NH3। ठीक है, जब ये चारों चीजें कंबाइंड होती हैं तो कंबाइन होकर क्या बनाती है, अमोनियम क्लोराइड बना रही है, और हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज अवर बेकिंग सोडा बना रही है। ठीक है, तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो भी क्या है, सिंपल है, बस इसके अंदर हमको चार चीजें याद रखनी है। NaCl याद हो जाएगा, CO2 याद हो जाएगा, H2O याद हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा चीज जो इसके अंदर और ऐड हो गई है, दैट इज अवर अमोनिया। ठीक है, अमोनिया दैट इज अवर NH3, इसको और अपने दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, तो मतलब ये ऐड हुआ हमारे इन तीनों चीजों से, तो हमको हमारा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज अवर बेकिंग सोडा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो एक लाइन में अपन खत्म कर रहे हैं। ठीक है, या तो ये पर्टिकुलर चीज लिख दो या फिर क्वेश्चन लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है कि क्या क्या नाम थे। केमिकल इक्वेशन लिख दोगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। केमिकल इक्वेशन लिखना ज्यादा सिंपल है, दैट इज NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 gives NH4Cl plus NaSCO3। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ये वाली चीजें भी बहुत आसानी से याद हो जाएगी। एक ही चीज याद करनी है, दैट इज अवर NH4Cl which is the formula of the ammonium chloride। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम एक लाइन में भी इस तरीके से लिख देंगे तो वो एक्सेप्टेबल है, कहीं पे भी वो मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करें अगर बेकिंग सोडा की, तो इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दैट फॉर्म्स एन अल्कलाइन सॉल्यूशन विद वाटर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और वाटर के साथ अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, मतलब बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। इसी वजह से ये मिथाइल ऑरेंज के साथ तो किसी भी तरीके का कलर चेंज नहीं करता, लेकिन जब हम इसको फिनोप्थिलीन में डालते हैं इस सॉल्यूशन को तो ये पिंक कलर देता है, क्योंकि फिनोप्थिलीन हमारा एक तरीके का इंडिकेटर है जो कि एसिड के साथ तो अपना कलर चेंज नहीं करता लेकिन बेस के साथ पिंक कलर देता है। ऑन दी अदर हैंड जो मिथाइल ऑरेंज है वो भी हमारा एक तरीके का सिंथेटिक इंडिकेटर है जो एसिड के साथ तो रेड कलर देता है, लेकिन जब बेस के साथ वो रिएक्ट होता है तो वो किसी भी तरीके का कलर चेंज नहीं करता, उसका जो पेरेंट कलर है वो येलो रहता है और वो बेस के साथ येलो कलर ही शो करता है।
ठीक है, तो ये हमारी दो चीजें और है जिसके बारे में याद रखोगे। सिंथेटिक इंडिकेटर दैट इज मिथाइल ऑरेंज, जो कि हमारा क्या होता है एसिड के साथ तो रेड कलर देता है और बेस के साथ येलो कलर में ही रहता है। ऑन दी अदर हैंड जो फिनोप्टिलीन है वो हमारा एसिड के साथ तो कलर चेंज नहीं करता है लेकिन बेस के साथ पिंक कलर देता है। तो जब फिनोप्टिलीन हम किस सॉल्यूशन में डालते हैं, बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो उसका जो कलर आता है वो पिंक आता है। इसका मतलब जो बेकिंग सोडा का एक्व सॉल्यूशन है वो हमारा बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, उसके बाद व्हेन हीटेड अबव 543 केल्विन, जब हम इसको 543 केल्विन पे हीट करते हैं, इट कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कि जब भी हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट में क्या हो जाता है बेटा, कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है तो उसमें से CO2 गैस भी रिलीज होती है और वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। ठीक है, और यही CO2 गैस हमारी काम में आती है किसके अंदर, कुकिंग पर्पसेस के अंदर। ठीक है, यूजेस में पढ़ते हैं इस चीज को, दैट इज यूजेस एज द इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। जो हमारा बेकिंग सोडा है क्योंकि उसका बेसिक नेचर है तो वो एंटासिड की फॉर्म में हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, सिंस इट इज एल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, चलिए अपन ने बहुत बार पढ़ लिया है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमारे ये वाला है, दैट इज क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इन कुकिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है, जो हमारा बेकिंग सोडा है हम उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, बेकिंग पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं है, बेकिंग सोडा के साथ साथ उसके अंदर टार्टरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो इन कुकिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ बेकिंग पाउडर विच कंटेन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर के अंदर क्या क्या चीजें होती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होता है प्लस एक एसिड प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है, हमारा टार्टरिक एसिड होता है। अभी टार्टरिक एसिड इसके अंदर क्यों ऐड किया जाता है इस पॉइंट पे भी अपन आएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो, जो हमारा बेकिंग सोडा है हम उसको कुकिंग पर्पसेस दैट इज बेकिंग के प्रोसेस में काम में लेते हैं। किस फॉर्म में काम में लेते हैं, बेकिंग पाउडर की फॉर्म में काम में लेते हैं। बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड दी टार्टरिक एसिड। ठीक है, यहां से समझ में आ गया, आगे पढ़ते हैं। अब ये काम कैसे करता है, काम ये इस तरीके से करता है कि जब भी हम इसको बेक करने के लिए, ठीक है, जैसे हमको ब्रेड बनानी है तो ब्रेड के अंदर हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया। बेकिंग पाउडर डालेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि जब भी हम उसको हीट करते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस और वाटर की फॉर्म में क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सो उसके अंदर से जो CO2 गैस निकलती है उसकी वजह से जो भी हमारी ब्रेड होती है या जिस भी चीज को अपन बेक कर रहे होते हैं वो उस चीज को फ्लफीनेस प्रोवाइड करती है। तो CO2 की वजह से फ्लफीनेस आ जाती है जिसकी वजह से हमारी जो ब्रेड होती है वो क्या होती है, बहुत सॉफ्ट बनती है। लेकिन इसके अंदर हमारे यहाँ पे एक और फैक्टर आता है कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो डिकम्पोज होने के बाद क्या बना देता है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट बना देता है। और जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है बेटा, बिटर होता है। बिटर का मतलब कड़वा होता है। ठीक है, तो अगर हम बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे तो जो टेस्ट होगा हमारे खाने का वो क्या हो जाएगा बेटा, कड़वा हो जाएगा। तो जो हम ब्रेड बेकिंग सोडा से बनाएंगे वो क्या हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर काम में लेते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। जिसका काम क्या है, जिसका काम ये है कि जो इसमें से सोडियम कार्बोनेट हमारा प्रोड्यूस हुआ है वो उस सोडियम कार्बोनेट को क्या करे, न्यूट्रलाइज कर दे। और जब वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा तो हमारा क्या होगा, जो बिटरनेस है वो खत्म हो जाएगी और जो हमारा केक है वो नहीं होगा। तो यही पॉइंट लिखा है, इफ टार्टरिक एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन द बेकिंग पाउडर देन द केक और ब्रेड will taste bitter due to the presence of sodium carbonate। ठीक है ना, सो बेकिंग सोडा जो है वो बेकिंग पाउडर की फॉर्म में हम काम में लेते हैं। बेकिंग पाउडर क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड। क्यों हम बेकिंग पाउडर ही काम में लेते हैं, क्योंकि जब हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज होता है हीट एनर्जी की वजह से तो वो सोडियम कार्बोनेट सिंप्लेक्स फॉर्म में क्या करता है, रिलीज करता है, जिसका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। वो हमारे केक को भी बिटर कर सकता है। तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि जो बिटर टेस्ट है वो खत्म हो जाए और हमारी ब्रेड टेस्टी और फ्रूटी बने। ठीक है,
तो सिंपल सी चीज है, याद रखेंगे और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, और हमारा जो बेकिंग सोडा है वो कहाँ पे काम में आता है। तो बेकिंग सोडा जो है हमारा वो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी काम में आता है। किस तरीके से काम में आता है, आपने देखा होगा जो हमारे बिल्डिंग्स होते हैं उस वहाँ पे सिलेंडर रखे हुए होते हैं, ठीक है, रेड कलर के सिलेंडर होते हैं जो दीवार पे टंगे हुए होते हैं। उनके अंदर जनरली सबको ऐसा फील होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर फिल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिल नहीं होती है, उसके अंदर दो केमिकल फिल होते हैं। कौन कौन से दो केमिकल्स हैं, एक तो हमारा NaSCO3 दैट इज अवर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा है हमारा दैट इज H2SO4 एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब ये दोनों केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो कि हमारी किसी भी आग को बुझाने के काम में आती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नॉन सपोर्टर ऑफ द कंबशन। ठीक है, तो उसका जो हमारा पूरा फिगर है या जो हमारे उसका प्लान है, किस चीज का प्लान, दैट इज सिलेंडर के अंदर किस तरीके का मैकेनिज्म है वो हमने यहाँ पे गिवन है। ठीक है, किस तरीके का होता है, ये ऊपर हमारी नॉब है, ये हमारा छोटा सा सिलेंडर है, ग्लास बॉटल है जिसके अंदर हमारा H2SO4 भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है। ये छोटी सी ग्लास बॉटल है और नीचे पूरे सिलेंडर के अंदर कौन सा केमिकल भरा हुआ है, दैट इज अवर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पूरा फिल है। तो जैसे ही अपन नॉब को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने की वजह से ये जो बॉटल है ये हमारी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड जितना भी है वो सारा जाके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर जाके क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और जब ये एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं तो हमारी केमिकल रिएक्शन चालू होती है और बनता है सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, और बहुत एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी प्रोड्यूस होती है, जो विद द हेल्प ऑफ नोजल बाहर आती है और जहां भी आग लगी हो उसको बुझाती है। तो इस तरीके से जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है वो वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ दीज टू केमिकल्स दैट इज अवर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, सो दो हमारी यूजेस, एक तो कौन सा वाला, एक तो हमारा ये वाला कुकिंग पर्पसेस में, और एक हमारा कंबशन प्रोसेस में दैट इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चीजें सारी सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड हो, बस एक बार समझ में आना चाहिए, बहुत इजीली हम उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 बार चीजें पढ़ोगे दिमाग में छप जाएंगी और ऐसी छपेंगी कि आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सब कोई जानता है, सब काम में लेते हैं, जो सर्फ होता है वो हमारा वॉशिंग सोडा होता है। ठीक है, केमिकल नेम की बात करें तो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट क्या, जब हम क्या बनाते हैं दैट इज यहाँ पे मिलता है, ये चीज हमारी क्या है बेटा, वॉशिंग सोडा की कैटेगरी में आती है, लेकिन थोड़ा सा और प्रोसेस इसके अंदर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके हमारा वॉशिंग सोडा बनता है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा क्या है, हमारा केमिकल नेम की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट है। केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो Na2CO3 प्लस 10H2O, 10 वाटर के मॉलिक्यूल और इसमें ऐड करने पड़ते हैं, तब जाके हमको हमारा क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। तो सोडियम कार्बोनेट के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं अपन, 10 वाटर के मॉलिक्यूल भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो वॉशिंग सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज सेम चलेगी, दैट इज हम यहाँ पे क्या करेंगे, NaCl, NH3, H2O, CO2 जो कि अपन ने वहां पे किया था, बेकिंग सोडा में किया था, और हमको क्या मिला था, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट मिला था और अमोनियम क्लोराइड मिला था। तो सेम तो वही प्रोसेस है। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज कहाँ पे होता है, वो यहाँ पे होता है। हम क्या करते हैं, जो हमको NaCO3 मिला है हम उसको हीट करते हैं, हीट करने से हमको हमारा सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। ठीक है, अब हीट करने से हमको सोडियम कार्बोनेट मिल गया। स्टेप 3 के अंदर हम इसके अंदर क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो हमको सोडियम कार्बोनेट मिला है ये हमारा, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश भी बोलते हैं या अनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं।
वाटर को ऐड क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हम इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड कर सकें और ये हमारा वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सर्फ बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? Na2CO3 का एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, उसके बाद फिर इसका क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन वो टेक्निक होती है जिसके अंदर हमारा क्या होता है? धीरे धीरे इसके अंदर से पानी को क्या किया जाता है? इवेपोरेट किया जाता है और बॉटम में क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमको क्या मिल जाता है? हमारा Na2CO3 मिल जाता है। तो जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है तो हमको मिल जाता है हमारा वॉशिंग सोडा, दैट इज अवर Na2CO3.10H2O। मतलब वाटर में ऐड करके और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करके 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं और हमको हमारा वॉशिंग सोडा मिल जाता है। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है। जितने भी ये प्रोसेस है, दैट इज फर्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ रहा। ठीक है, सेकंड प्रोसेस भी हमको याद है कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट और H2O और CO2 की फॉर्म में ब्रेक होता है, तो ये भी पढ़ा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट एक और स्टेप इसके अंदर ऐड करना है, दैट इज अवर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, जो हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं। तो चीजें रिपीट ही हो रही हैं, कोई भी नई चीज नहीं है, बस उसके अंदर एक प्रोसेस फर्स्ट स्टेप में रुक गया, दूसरे के अंदर एक प्रोसेस यहाँ पे रुक गया और तीसरे के अंदर एक प्रोसेस हमारे थर्ड स्टेप तक आ गया। ठीक है, तो स्टेप्स तो सेम है। लास्ट वाला जो हमारा वॉशिंग सोडा है उसके अंदर तीनों स्टेप्स हमारे काम में आ रहे हैं। ठीक है ना। बात करें अगर इसकी प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है? इट इज अ वाइस क्रिस्टलाइन सॉलिड रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है और वाटर के अंदर बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है। इट रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। यह हमारे एसिड के साथ रिएक्ट होता है और एसिड के साथ रिएक्ट होने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है? इवॉल्व करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करेगा ही, क्योंकि ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, क्योंकि इसके साथ कार्बोनेट जुड़ा हुआ है। और हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, उसके बाद ऑन हीटिंग बिलो 373 K इट लूजेस 9 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपल सा है। अगर 373 केल्विन पे हम इसको हीट करेंगे, किसको? वॉशिंग सोडा को, तो ये 9 मॉलिक्यूल्स वाटर के क्या कर देगा? हमारे रिलीज कर देगा और एक मॉलिक्यूल वाटर का इससे अटैच होगा और हम इसको क्या बोलेंगे? एक तरीके का मोनोहाइड्रेट बोलेंगे। मोनो का मतलब वन, हाइड्रेट का मतलब वाटर। तो इसके अंदर अगर हम इसको 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको अबव 373 केल्विन पे लेके जाएंगे तो जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है वो सारे हमारे इवेपोरेट हो जाएंगे और ये हमारा एक तरीके का सोडा ऐश या एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, यूजेस की बात करें तो वॉशिंग सोडा नाम से ही पता चल रहा है कि वॉशिंग पर्पसेस के काम में आएगा। तो फॉर वॉशिंग पर्पसेस इन द लॉन्ड्री, फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर, जो हमारे सर्फ होते हैं वो हार्ड वाटर के अंदर भी बहुत इजीली कपड़े धो सकते हैं जहां पे हमारा साबुन फेल हो जाता है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा जनरली हम हार्ड वाटर के अंदर जब कपड़े धोने होते हैं तो काम में ले सकते हैं। एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी के अंदर भी काम में आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिएजेंट एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द बोरेक्स, सोडियम फॉस्फेट, ग्लास, सोप एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब के लिए, दैट इज बोरेक्स के लिए, सोडियम फॉस्फेट के लिए, ग्लास के लिए और सोप के लिए एज अ रॉ मटेरियल भी काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सिंपल है तो बहुत लोग इसको बहुत बार एग्जाम में दे चुके हैं। ठीक है, क्या है सिंपल? देखो बहुत ही सिंपल है। केमिकल नेम है इसका हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला पता है, दैट इज CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, CaSO4। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हेमी का मतलब होता है हाफ। ठीक है, तो CaSO4 हाफ H2O, इसका क्या हो गया बेटा? फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो दो चीजें इसकी बहुत ही सिंपल है। हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट इसका नाम है, केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। जो हमारा जिप्सम होता है जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ऑलमोस्ट सेम है फॉर्मूला, बस किस चीज का डिफरेंस है? इसके अंदर हाफ है और इसके अंदर क्या है? 2 है। ठीक है, जिप्सम में क्या होता है बेटा? 2H2O होता है। ठीक है, तो जो हमारा जिप्सम है दैट इज 2CaSO4, हम उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। किस पे हीट करते हैं? हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। जब हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स हीट करते हैं तो उसमें से जो 1.5 मॉलिक्यूल है वाटर के वो क्या हो जाते हैं? हमारे बाहर निकल जाते हैं और हमको हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है।
ठीक है, बहुत ही सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है और बहुत ही सिंपल इसका रॉ मटेरियल है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल का फॉर्मूला सेम है। फर्क किस चीज का है, केवल यहाँ पे इसके 2H2O है और यहाँ पे कितने हैं, हाफ H2O है। ठीक है, तो सिंपल है सारी चीजें। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज की बात करें तो अ व्हाइट पाउडर विच एब्जॉर्ब वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, एक तरीके का व्हाइट पाउडर होता है और जब भी इसके अंदर अपन पानी को मिक्स करते हैं तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट एनर्जी को इवॉल्व करता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज Ca2 हाफ H2O possesses the property of setting up। ठीक है, जैसे हमारे सीमेंट क्या हो जाता है बेटा, सेट हो जाता है। ठीक है, पानी के अंदर डालते हैं फिर पानी सूखता है तो सीमेंट क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। उसी तरीके की प्रॉपर्टी हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस भी शो करता है। एक बार इसके अंदर हमने पानी डाला, पानी डालने की वजह से इसके अंदर जो 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे हमारे, ये वापस से गेन करता है, वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और जब ये जिप्सम में कन्वर्ट होता है तो ये क्या हो जाता है बेटा, सेट हो जाता है, क्योंकि जिप्सम हमारा इसी तरीके का मटेरियल है और एक बार ये सेट हो गया तो ये सेट हो गया, हम इसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.2 possesses the property of setting up on mixing with water. During this process, heat is evolved and the material quickly set with little expansion. ठीक है, जब भी हम इसकी सेटिंग होती है, मतलब ये सेट होता है तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है बेटा, एक्सपेंड भी हो जाता है, याद रखना, और इसके अंदर से हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। द सेटिंग ऑफ प्लास्टर पेरिस इज ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ जिप्सम। ठीक है, यहाँ पे याद रखना जो चीज अभी अपन ने बोली थी कि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो सेट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो वापस से जिप्सम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से। दैट इज CaSO4.2 प्लस 3H2O गिव्स 2CaSO4, जो कि किसका फॉर्मूला है हमारा, वापस से जिप्सम का फॉर्मूला है। ठीक है ना, और जिप्सम की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक तरीके का स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बनाता है, तो वही चीज हमको हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस पे भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, यूजेस की बात करें तो यूजेस इसके हमने को याद ही है ऑलमोस्ट, कि स्टैचूज बनाने के लिए, कास्टिंग बनाने के लिए, किसी चीज को फायर प्रूफ बनाने के लिए काम में आता है, तो यही हमारे यूजेस है फॉर मेकिंग द कास्ट और स्टैचूज ऑफ मेटल्स एक्सेट्रा। ठीक है, इन ऑर्थोपेडिक, जब भी हमारा हाथ टूट जाता है तो वो जो व्हाइट कलर का एक पेस्ट होता है वो हमारा किसका होता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। ठीक है, ऑर्थोपेडिक का मतलब हड्डियों वाले डिपार्टमेंट में। ठीक है, इन ऑर्थोपेडिक टू मेंटेन द बोन जॉइंट्स टू फिक्स द पोजीशन इन मेकिंग द वॉल बोर्ड्स। ठीक है, जो हमारी सीलिंग बनती है, ठीक है, सीलिंग बनती है, पीओपी का काम होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम होता है, तो वो भी हमारा किससे होता है, यही चीज है। ठीक है, तो वॉल बोर्ड्स का मतलब क्या हो गया, दीवारें बनाने के काम में। ठीक है, और एज अ फायर प्रूफिंग मटीरियल, फायर प्रूफिंग मटेरियल का मतलब क्या है कि फायर ना लगने वाले मटेरियल भी हम इससे बनाते हैं। ठीक है, एंड फॉर मेकिंग द स्मूथ एंड सरफेस ऑफ द वॉल्स, सीलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, पीओपी वाला काम ही हम इसमें कर रहे हैं। तो इसके जो यूजेस हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर है, तो वहां से आप उसको उठा के लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, या ये 5 पॉइंट जो हमने लिखे हैं इनको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, कौन सा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके अंदर हमने जहां तक कोशिश की है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबको हमने कवर किया है। ठीक है, सारी चीजें हमने बताई हैं कि किस में से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप का हमारा ये चैप्टर है। चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है। अगर हम 2 से 3 बार इस चैप्टर को एक बार लिख लेंगे या एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये दिमाग में हमारे एकदम छप जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत के साथ हम इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ओवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब द मोशन फाउंडेशन चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, बिकॉज खुशियां और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।